नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। नेपाल में आई तबाही ने पूरे हिमालय क्षेत्र को हिला दिया है। चीन के तिब्बत से सटे नेपाल के रसुआ इलाके में भोटे कोशी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कुछ ही घंटों में सड़कें, पुल, घर, वाहन और बिजली परियोजनाएं पानी और मलबे के नीचे दब गईं। हालात इतने भयावह हैं कि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं और इनमें सैकड़ों विदेशी नागरिकों के साथ 105 भारतीय भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन नेपाल की ये त्रासदी सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, क्योंकि जिस नदी में अचानक बाढ़ आई है उसका पानी आगे चलकर भारत की नदियों से जुड़ता है और इसी वजह से बिहार के 6 जिलों से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैयारियां बढ़ाई गई हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिमालय में ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही घंटों में पानी का ऐसा सैलाब आया। चीन के तिब्बत से शुरू हुई इस आपदा ने नेपाल में कैसे तांडव मचाया, भारतीय नागरिक इस आपदा में कैसे फंसे और क्या नेपाल का ये सैलाब बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। आज की इस रिपोर्ट में पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल पूरी कहानी शुरू होती है नेपाल के उत्तरी हिस्से में, चीन के तिब्बत से लगती सीमा के पास स्थित रसुआ इलाके से। यही वो क्षेत्र है जहां भोटे कोशी नदी और उससे जुड़ी जलधाराएं पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती हैं। बुधवार सुबह अचानक नदी का जल स्तर और बहाव बेहद तेजी से बढ़ता है और देखते ही देखते पानी में अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देता है। रसूआगढ़ी, तिमूरे और आसपास के इलाकों में पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जो जहां खड़ा था वहीं ठहर गया। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, गाड़ियां पानी में तब्दील हो गईं और पानी में बह गईं ताश के पत्तों की तरह। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय तस्वीरों और वीडियो में पानी और मलबे की दीवार जैसी लहरें दिखाई दे रही हैं, जिनसे लोग जान बचाकर भागते दिखाई दे रहे हैं। ये नजारा बेहद डरावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी अचानक इतनी बड़ी बाढ़ कैसे आ गई। शुरुआती जांच में जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक तिब्बत की तरफ एक बड़े भूस्खलन या बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन में नदी के रास्ते को बाधित किया हो सकता है। इसके बाद पानी अचानक बड़ी मात्रा में नीचे की तरफ आया और नेपाल में भोटे कोशी नदी का बहाव बेहद खतरनाक हो गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये बताता है कि 4.4 तीव्रता के भूकंप का भी यहाँ जिक्र है, जिसने इस बर्फ पत्थर के हिमस्खलन को ट्रिगर किया हो सकता है। लेकिन ये अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं है, यानी फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ भूकंप ही इस आपदा की बड़ी वजह था। विशेषज्ञ और अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं, लेकिन इस आपदा को समझने के लिए एक और बात बेहद जरूरी हो जाती है। ये इलाका हिमालय का बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, बर्फ से ढके क्षेत्र और तेज ढलान वाली नदियां मौजूद हैं। ऐसे इलाकों में अगर ऊपर की तरफ अचानक बर्फ, चट्टान या मलबा नदी के रास्ते को रोक दे और फिर वो प्राकृतिक बांध टूट जाए तो नीचे की तरफ पानी सामान्य बाढ़ की तरह धीरे धीरे नहीं आता, बल्कि एक बेहद तेज फ्लैश फ्लड के रूप में आता है। यानी लोगों को तैयारी या सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत कम समय मिलता है, या कहें बिल्कुल तैयारी ही नहीं होती, समय ही नहीं बचता अपनी जान बचाने का। यही वजह है कि रसुआ में हालात अचानक बेकाबू हो गए। इस बाढ़ का सबसे भयावह असर नेपाल के रसुआ जिले में देखने को मिला है। तिमूरे और स्याफ्रुबेसी जैसे इलाकों में भारी तबाही की खबर है। सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है, किसी से बात नहीं हो पा रही है, कई पुलों को नुकसान पहुंचा है और चीन तथा नेपाल के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रसुआगढ़ी सीमा मार्ग पर भी प्रभावित हुआ है।
चीन के तरफ स्थित जीरोंग पोर्ट यानी केरोंग इलाके में भी बाढ़ और मलबे का असर पड़ा है। सड़कों, बिजली और संचार व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचने की भी खबरें सामने आ रही हैं। चीन ने भी बड़े पैमाने पर राहत कर्मियों को तैनात कर दिया है और अब मिली जानकारी के मुताबिक 564 से ज्यादा चीनी बचाव कर्मी इस अभियान में लगाए गए हैं, जो बचाने की कोशिश कर रहे उन जानों को जिस आपदा में फंस गई हैं। यानी इस आपदा की मार सिर्फ नेपाल के गांव और कस्बों तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन नेपाल के बीच चलने वाला एक महत्वपूर्ण सीमा व्यापार मार्ग भी इसकी चपेट में पूरी तरह आ गया है। ये इलाका दोनों देशों के बीच सामानों की आवाजाही के लिए भी बहुत जरूरी माना जाता है। इसलिए इस बाढ़ का असर मानवीय संकट के साथ साथ सीमा व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। और अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल पर्यटन बोर्ड की शुरुआती सूची के मुताबिक 384 यात्री लापता बताए गए हैं। इनमें 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं और इन 291 विदेशी नागरिकों में 105 भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। अलग अलग रिपोर्टों में आंकड़ों में अंतर भी सामने आए हैं और बचाव अभियान अभी जारी है, इसलिए इन आंकड़ों को अंतिम नहीं माना जा सकता। जैसे जैसे स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां, ट्रैवल एजेंसियां और गाइड अपने रिकॉर्ड की पुष्टि करेंगे, संख्या बदल सकती है। इन लापता लोगों में सिर्फ भारतीय ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देशों के नागरिकों के भी संपर्क में नहीं होने की पूरी जानकारी सामने आ चुकी है। यानी ये सिर्फ स्थानीय बाढ़ नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संकट भी बन चुकी है। खास चिंता भारतीय यात्रियों को लेकर है, क्योंकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई भारतीय लोग नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े थे, जो कि काफी प्रसिद्ध है। भारत से हजारों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लापता भारतीयों में बड़ी संख्या तीर्थयात्रियों की हो सकती है, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ऐसी आपदा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि हर व्यक्ति की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि अभी जारी है। अब सवाल है कि इन लोगों तक राहत और बचाव दल पहुंच क्यों नहीं पा रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह है तबाही के बाद टूट चुका संपर्क तंत्र। जिस इलाके में बाढ़ आई है वो पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। कई सड़कें पानी में बह चुकी हैं, पुल टूट चुके हैं, जगह जगह भारी मलबा जमा हो चुका है। नदी का बहाव अभी भी खतरनाक है और खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग भी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में बचाव कर्मियों को एक तरफ लापता लोगों की तलाश करनी है और दूसरी तरफ खुद भी तेज बहाव और भूस्खलन के खतरे से बचना है। नेपाल की सेना, पुलिस, स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार अभियान चला रही हैं। हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि कुछ जगहों पर मलबा इतना ज्यादा है कि जमीन के रास्ते पहुंचना लगभग नामुमकिन है। एक असंभव सा प्रयास हो गया है और इसी बीच एक और बड़ा खतरा सामने आया है। अधिकारियों को आशंका है कि ऊपर की तरफ नदी के किसी भी हिस्से में अभी भी पानी या मलबा जमा हो सकता है, जिससे और खतरा बढ़ सकता है। अगर ये प्राकृतिक अवरोध टूटता है तो दूसरी फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी एक और फ्लैश फ्लड आ सकता है, जिसकी आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। यही वजह है कि नेपाल में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की सलाह दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अपना जगह छोड़ें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं, ताकि इस आपदा में वो एक और इंसान, एक आपदाग्रस्त इंसान के रूप में सामने न आए। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, भारत नेपाल में आई इस बाढ़ का असर भारत के लिए इसलिए चिंता का विषय बन चुका है क्योंकि नेपाल से निकलने वाली कई नदियां भारत में प्रवेश करती हैं और खास तौर पर बिहार के लिए नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ बेहद संवेदनशील मामला है। भोटेकोशी, त्रिशूली नदी तंत्र और आगे आने वाली नदियों के जलस्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है, जबकि गंडक नदी को लेकर बिहार में विशेष चिंता है। बिहार सरकार ने नेपाल में आई फ्लैश फ्लड के बाद संभावित जलस्तर बढ़ने की स्थिति को देखते हुए कई संवेदनशील जिलों को अलर्ट किया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और निर्देश दिया कि नेपाल की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए, खास तौर पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे गंडक से जुड़े जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें चेतावनी दे दी गई है कि अगर ऐसी आपदा आती है, नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तो वो पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। यानी नेपाल में अगर पानी का अचानक बड़ा बहाव नीचे की तरफ आता है तो उसका असर सीधे बिहार के नदी तंत्र पर पड़ सकता है। हालांकि यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि इन 6 जिलों में निश्चित रूप से नेपाल जैसी तबाही होने वाली है। फिलहाल सरकार संभावित जोखिम को देखते हुए एहतियाती के तौर पर यह तैयारी कर रही है। पहले से ही बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां बाढ़ आ सकती है, बस लोगों को सतर्क किया जा रहा है, निगरानी की जा रही है और तटबंधों की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिन रात निगरानी और पेट्रोलिंग के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैयारियां बढ़ाई गई हैं। संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की है। बातचीत में नेपाल से जुड़े बाढ़ के संभावित प्रभाव और बिहार की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। यानी केंद्र सरकार भी स्थिति पर नजर रख रही है। बिहार के लिए ये चिंता नई नहीं है। उत्तर बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नेपाल में होने वाली भारी बारिश, अचानक जल प्रवाह और ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों की घटनाओं का असर नीचे की तरफ महसूस हो सकता है। यही वजह है कि नेपाल में किसी बड़ी फ्लैश फ्लड के बाद बिहार में तुरंत निगरानी बढ़ा दी जाती है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। नेपाल में आई इस आपदा के बाद उत्तर प्रदेश में भी विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। खास तौर पर नेपाल सीमा से लगे जिलों और गंडक तथा नारायणी नदी के संभावित जलस्तर को लेकर प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल की स्थिति पर चिंता जाहिर की है और स्थानीय प्रशासन को संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। उत्तर प्रदेश के लिए चिंता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेपाल से निकलने वाली नदियां सीमा पार करके यूपी के कई इलाकों से होकर गुजरती हैं। अगर ऊपर से पानी का बहाव अचानक बढ़ता है तो इसका असर नदी किनारे बसे निचले इलाकों में पड़ सकता है। इसलिए अभी प्राथमिकता है कि जलस्तर पर लगातार नजर रखी जाए, तटबंधों की स्थिति जांची जाए और जरूरत पड़ने पर लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। भारत सरकार की तरफ से नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इस पूरे मामले में नेपाली अधिकारियों और स्थानीय एजेंसियों के संपर्क में जुड़ा हुआ है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है जो भारतीय यहाँ घूमने के तौर पर आए थे वो इस बाढ़ में कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए। भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों के लिए दूतावास की आपातकालीन सहायता व्यवस्था मौजूद है। विदेश मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विदेशों में प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में भारतीय मिशन स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जरूरत पड़ने पर निकासी में सहयोग कर सकते हैं। इस समय सबसे जरूरी काम है लापता भारतीयों की पहचान और उनका पता लगाना, क्योंकि 105 भारतीयों का आंकड़ा शुरुआती सूची पर आधारित है और इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंकड़ा इतना ही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी 105 लोगों के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी हो। कई लोगों से सिर्फ संपर्क टूट सकता है, नेटवर्क बंद हो सकता है। सड़क संपर्क टूट जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि वो लापता है या वे किसी सुरक्षित स्थान पर भी हो सकते हैं जहां संचार सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए बचाव एजेंसियां एक एक व्यक्ति की स्थिति की पुष्टि करने में जुट गई हैं और इस पूरी आपदा में एक और बड़ा नुकसान हुआ है। नेपाल की बिजली व्यवस्था को बाढ़ और मलबे ने कई जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाया है। रॉयटर्स के मुताबिक करीब 1 दर्जन से ज्यादा परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं और सैकड़ों मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता पर असर पड़ा है।
अलग अलग रिपोर्ट्स में प्रभावित क्षमता के आंकड़े अलग हैं, इसलिए अंतिम नुकसान का आकलन अभी किया जाना मुश्किल है और बाकी भी है। यानी एक तरफ लोग लापता हैं, दूसरी तरफ सड़कें और पुल टूट गए हैं, तीसरी तरफ बिजली परियोजनाएं प्रभावित हैं और चौथी तरफ चीन नेपाल का महत्वपूर्ण सीमा मार्ग भी बाधित है। ऐसे में नेपाल को एक साथ मानवीय राहत, बुनियादी ढांचे और संचार व्यवस्था तीनों मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। चीन की तरफ भी हालात सामान्य नहीं है। ज़िरोंग इलाके में मलबा और बाढ़ ने सीमा क्षेत्र को प्रभावित किया है। चीन ने बड़े पैमाने पर बचाव दल भेजे हैं, यानी जिस प्राकृतिक आपदा का असर नेपाल में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसकी शुरुआत और प्रभाव का एक हिस्सा तिब्बत की तरफ भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इसे एक सीमा पार हिमालय आपदा के तौर पर देखा जा रहा है। ये घटना एक और पुरानी चिंता को सामने लेकर आई है। हिमालय में अचानक आने वाली आपदाओं का बढ़ता खतरा पिछले वर्षों में नेपाल, भारत और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड, ग्लेशियल झील फटने, भूस्खलन और अचानक नदी का बहाव बढ़ने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय में बदलती जलवायु, ग्लेशियरों में बदलाव और संवेदनशील पहाड़ी ढलानों के साथ साथ तेजी से हो रहा निर्माण इस क्षेत्र को और ज्यादा जोखिम वाला बना सकता है। लेकिन इस समय सबसे जरूरी है अटकलों से बचना, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे तेजी से फैलते हैं। भ्रामक खबरें आती हैं, जिससे लोग भ्रामक खबरों पर भरोसा भी करने लगते हैं। कोई इसे सिर्फ ग्लेशियर फटने की घटना बताता है, कोई भूकंप को कारण बताता है, कोई भारी बारिश को, जबकि उपलब्ध शुरुआती वैज्ञानिक और समाचार रिपोर्ट्स बर्फ पत्थर के हिमस्खलन और नदी अवरोध की संभावना की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन अंतिम कारण की पुष्टि अभी बाकी है और यही वजह है कि फिलहाल सबसे बड़ा खतरा सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि दूसरी फ्लैश फ्लड का खतरा भी है। अगर ऊपर की तरफ मलबा जमा है और पानी उसका दबाव बढ़ा रहा है, तो अचानक दूसरा बहाव नीचे की तरफ आ सकता है। इसलिए नेपाल से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक नदी किनारे के इलाकों में प्रशासन सतर्क है और लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जाए। अब जरा पूरे घटनाक्रम को एक नक्शे की तरह समझिए। सबसे ऊपर हिमालय का तिब्बती क्षेत्र, उसके नीचे नेपाल का रसुवा इलाका। यहाँ भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़, फिर नेपाल के गांव, सड़कें, पुल और परियोजनाएं तबाह हो चुकी हैं। उसके बाद नेपाल के अंदर नदी तंत्र में बढ़ता दबाव और इसके साथ भारत की तरफ आने वाली नदियों के जलस्तर पर निगरानी। बिहार में गंडक से जुड़े 6 जिलों को अलर्ट, उत्तर प्रदेश में सीमा से लगे इलाकों और गंडक नारायणी तंत्र पर नजर। केंद्र सरकार सक्रिय है और दूसरी तरफ नेपाल में सेना और सुरक्षा एजेंसियां सैकड़ों लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। यानी कुछ घंटों के भीतर यह घटना एक स्थानीय फ्लैश फ्लड से बदलकर बहुउद्देशीय, मानवीय और जल सुरक्षा संकट बन चुकी है। नेपाल में इस समय सबसे बड़ा सवाल है, लापता लोगों का क्या हुआ। 384 यात्रियों की शुरुआती सूची ने चिंता बढ़ा दी है। इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक बताए गए हैं। 105 भारतीय नाम इसमें शामिल है। लेकिन बचाव अभियान आगे बढ़ने के साथ ये संख्या बदल सकती है, क्योंकि ये जो आंकड़े सामने आए हैं, इससे ये साबित नहीं होता कि इतने ही लोग फंसे हैं या इतने लोगों को बचाया जा चुका है। इसलिए इस वक्त किसी भी व्यक्ति को मृत या सुरक्षित घोषित करने से पहले आधिकारिक पुष्टि बेहद जरूरी है। और दूसरा सवाल है, क्या नेपाल में बाढ़ से प्रभावित रास्ते जल्द खुल पाएंगे? क्योंकि जब तक सड़क और पुल बाहर नहीं होते, राहत सामग्री पहुंचाना और लोगों को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। तीसरा सवाल, क्या ऊपर की तरफ जमा पानी या मलबे से दूसरी फ्लैश फ्लड का खतरा खत्म हुआ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। फिलहाल अधिकारियों की चिंता यही है और इसी वजह से नदी किनारे के इलाकों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। और चौथा सवाल भारत से जुड़ा है। नेपाल से आने वाले पानी का बिहार और उत्तर प्रदेश पर कितना असर पड़ेगा? फिलहाल सरकारें संभावित खतरे को लेकर अलर्ट हैं, लेकिन अभी ये कहना सही नहीं होगा कि बिहार या उत्तर प्रदेश में नेपाल जैसी तबाही निश्चित रूप से आने वाली है।
प्रशासन तैयारी कर रहा है ताकि अगर जल स्तर तेजी से बढ़ता है तो नुकसान को कम किया जा सके। यही आपदा प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होती है। खतरा आने का इंतजार नहीं, बल्कि खतरे की संभावना को देखते हुए पहले से तैयारी की जा रही है। बिहार में तटबंधों की निगरानी, संवेदनशील जिलों में प्रशासन की सक्रियता, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैयारी और केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय इसी रणनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय प्रशासन को सतर्क रखा गया है। नेपाल के लिए भारत और चीन दोनों की मदद इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। चीन अपनी सीमा की तरफ राहत और बचाव अभियान चला रहा है। भारत नेपाल में प्रभावित भारतीय नागरिकों की जानकारी और सहायता के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मानवीय सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। नेपाल ने भी दोनों पड़ोसी देशों के साथ समन्वय की जरूरत जताई है, लेकिन इस पूरी त्रासदी से सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है वो ये कि हिमालय सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है, ये एक साझा पारिस्थितिक क्षेत्र है। एक तरफ होने वाली प्राकृतिक घटना का असर कुछ ही घंटों में दूसरे देश तक पहुंच सकता है। तिब्बत में पहाड़ खिसकता है तो नेपाल में नदी उफान मारती है। नेपाल में पानी का बहाव बढ़ता है तो भारत की नदियों पर असर पड़ सकता है। और इसलिए हिमालय देशों के बीच सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि रियल टाइम आपदा सूचना साझा करने और शुरुआती चेतावनी प्रणाली की भी जरूरत है। आज नेपाल में जो हुआ उसने एक बार फिर दिखा दिया है कि फ्लैश फ्लड के सामने कुछ मिनटों की चेतावनी भी जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकती है। अगर नदी के ऊपरी हिस्से में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसकी सूचना नीचे के इलाकों तक तुरंत पहुंचनी चाहिए। इसकी तैयारी कब होगी और कैसे ये संपर्क साधा जाएगा जिससे इतने लोगों की जिंदगी बच सके जो आज इस आपदा की त्रासदी में निपट चुके हैं, उसमें शिकार हो चुके हैं। एक जरूरत है एक ऐसी सुविधा की जो पहले ही इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जारी की जाए ताकि लोग नदी किनारे से हट सकें, प्रशासन बचाव दल भेज सके और संवेदनशील इलाकों में समय रहते निकासी की जा सके। फिलहाल नेपाल में बचाव अभियान जारी है, लापता लोगों की तलाश जारी है, नुकसान का आकलन जारी है। चीन की तरफ भी राहत अभियान चल रहा है। भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश को सतर्क रखा गया है और केंद्र सरकार पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता आंकड़े नहीं बल्कि इंसान है। उन 105 भारतीयों का पता लगाना जरूरी है जिनके लापता होने की शुरुआती जानकारी सामने आई है। उनके परिवारों तक एक राहत भरी खबर भेजना जरूरी है जिनके परिवार के कुछ लोग इस आपदा में शिकार बन चुके हैं। उन सभी विदेशी और नेपाली नागरिकों को ढूंढना भी बेहद जरूरी है जिनके संपर्क पूरी तरह टूट चुके हैं और उन परिवारों तक सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है जो नेपाल में अपने लोगों के सुरक्षित होने का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द ही उनके परिवार, उनके परिजन उनसे वापस मिलेंगे। नेपाल के इस जल त्रासदी ने एक बार फिर बता दिया है कि हिमालय में प्रकृति का एक छोटा सा बदलाव कितनी तेजी से विनाशकारी रूप ले सकता है। चीन के तिब्बत से लगी सीमा के पास शुरू हुआ संकट नेपाल में तबाही मचाता है और फिर उसका संभावित असर भारत की नदियों और आबादी तक पहुंचने की आशंका पैदा कर देता है। यही वजह है कि आज सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि पूरा हिमालयी क्षेत्र इस आपदा को लेकर सतर्क है। अब आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक हैं, बेहद अहम है और बेहद जरूरी है क्योंकि इन्हीं घंटों में पता चलेगा कि लापता लोगों में कितने सुरक्षित हैं, राहत और बचाव दल कितनी तेजी से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच पाते हैं क्योंकि जितने भी रास्ते हैं वो तो पहले ही बंद हो चुके हैं। ऊपर की तरफ जमा पानी और मलबे का खतरा कितना कम होता है और नेपाल से आने वाले जल प्रवाह का बिहार और उत्तर प्रदेश पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है, नेपाल की ये त्रासदी सिर्फ नेपाल की त्रासदी नहीं है बल्कि ये पूरे हिमालय की चेतावनी है, एक हुंकार है और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक जारी हाई अलर्ट इस बात का संकेत है कि अब हर बूंद, हर नदी और हर जल स्तर पर नजर रखनी होगी क्योंकि ये बेहद जरूरी है। हजारों लोग इस त्रासदी का शिकार हुए हैं, हर आंख ये
इंतजार कर रही है कि कब उनके परिजन घर पर वापस लौटेंगे। नेपाल की त्रासदी सिर्फ वहीं की नहीं है, बल्कि इसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उन गुमनाम लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।